हमारा सोच था कि हमको मेडिकल में जाना ही है। तो ऐसा कब फील हुआ कि हमको एमबीबीएस करना चाहिए? तो हम जब पटना गए उसके बाद मेरे पिताजी 2005 में एक्सपायर कर गए। माँ आंगनबाड़ी में थी तो उससे बहुत ज्यादा कुछ हम हमेशा यही सोचते थे कि इस जंगल इस रास्ते में ना एक दिन हम अपना 4 व्हीलर से गुजरे। बोले कि सर देखते हैं ना, कोशिश कर लेते हैं, नहीं होगा तो कुछ नहीं तो एक अच्छा टीचर बन जाएंगे। कैसे आप पढ़ाई करते थे? मतलब पढ़ाई करने का स्ट्रेटजी क्या होता था? मोबाइल का दौर जो आया है वो बहुत आदमी का जिंदगी को छीन लिया। आप अपनी खुद की हेल्थ की रख रखाव के लिए क्या करते हैं सर? हम लोग बोले कि सर हम लोग से मेडिकल हो पाएगा क्या? हेल्थ इशू बढ़ता जा रहा है बहुत तेज गति से, तो इनका क्या रीजन है सर? शेर का दिल होना चाहिए तभी तो किसी जिंदा आदमी को आप काटने का हिम्मत करेंगे। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज्यादा आपको नजर आ रहा है? तो युवा कहीं ना कहीं भटक जा रहा है सर। ये चीजें सोशल मीडिया है या ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, लव, ये सब चीजें सर। मेरा शुरुआती इंस्पायरेशन वहीं से हुआ कि उस जंगल से जब हम पैदल गुजरते थे और भीग जाते थे, पसीना से लथपथ हो जाते थे और वही सोचते थे कि इस रास्ते को काट के एक अच्छा रोड होना चाहिए और एटलीस्ट यहाँ से तो गुजरे अपनी गाड़ी से तो मजा आए, मतलब हाँ, तो ये वाला था। लेकिन सब कुछ टूट जाता है जब इंसान का वक्त ऐसा होता है कि पिताजी थे तब तक तो अलग ही जुनून और जोश जुनून होगा था और ये कि था, भाई सब हो जाएगा। हाँ सब हो जाएगा। लेकिन सब कुछ तब खत्म हो गया जब 2005 में मेरे तो सर पिताजी अचानक कैसे हो गया क्या? हाँ सडन कार्डियक डेथ था। गांव में दर्द उठा, उनको हॉस्पिटल तक नहीं ले आया। तो यही वजह से हम लोगों ने सोचा कि गिरिडीह में हम जब भी कभी शुरू करेंगे तो इमरजेंसी के साथ हॉस्पिटल बनाएं ताकि लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज मिल सके और कम से कम रात दिन कभी भी। एक और छोटा सा कहानी है मेरे बड़े पापा का हर्निया फंस गया। उनको बहुत दिन से हर्निया था लेकिन हार्ट का बीमारी की वजह से कोई ऑपरेशन करता नहीं था। तो एक दिन हर्निया फंस गया, वो गए गिरिडीह में 7-8 हॉस्पिटल घूमे, कहीं पे कोई खोलवे नहीं किया गया। उस वक्त मैं कटिहार मेडिकल कॉलेज में था, 18 की बात, अभी मतलब तो ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है। नहीं हुआ ज्यादा, सही बात। कहीं कोई खोला नहीं हॉस्पिटल में गेट वेट। नाइट 2 बजे रात में अब हमको फोन किए पापा की देखो ना बेटा हर्निया फंस गया है, अब कोई हॉस्पिटल नहीं खोल रहा है। हम 2-3 जगह हम भी फोन किए, एक बार जाइए ना वहाँ कोई होगा तो दिखा लीजिए, लेकिन गेट ही नहीं खोला। अंत में जो गाड़ी था उसी गाड़ी से हम बोले कि आप आगे बढ़िए, कहीं भी कोई हॉस्पिटल खुला मिले तो दर्द का दवा लीजिए और रिम्स पहुंचिए आप। वहाँ पे मेरा जूनियर है, ड्यूटी में है, उसको हम फोन करते हैं, तुरंत ही एडमिट करेगा, फिर आगे इलाज हो। फिर उन लोग गए रामगढ़ गए, उसके बाद कहीं पे एक छोटा सा सेंटर पे दर्द का दवा दिया, हर्निया अंदर चला गया। फिर भी हम उनको बोले कि नहीं अब वापस मत आइए, जाइए अब इसका ऑपरेशन करा के ही आना है। फिर रिम्स गए, मेरा जूनियर था, मेरा दोस्त भी था, तो वो लोग सब उसको ऑपरेट किया। तो वो वाला चीज देख के हम लोग को यही लगा कि हम लोग जिस जगह पे हैं इस जगह पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से कभी डेवलप ही नहीं हुआ जहाँ पे सर्विसेज 24 आवर मिल। हाँ सब लोग करते हैं काम यहाँ पे, जो पहले जितना भी हॉस्पिटल था, हम नहीं बोलते कि लोग काम नहीं किए हैं, लोग अच्छा किए। और लेकिन यही था कि सारे लोग बस दिन में काम करते हैं, रात में शटर बंद करके उन्हें आराम से चीजों को करते थे। लेकिन आज के डेट में तो ऐसा है कि बहुत लोग इमरजेंसी सर्विसेज चला रहे हैं, बहुत लोग कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम 4 साल से निःशुल्क मरीज देखते आए हैं हॉस्पिटल में। आप अभी कैंप करते हैं? हम हमेशा निःशुल्क मरीज देखते हैं गिरिडीह में, हमेशा निःशुल्क मरीज देखते। हम गिरिडीह के मरीजों से, रांची भी आता है तो कभी फीस नहीं लेते, समझे। और ये आज से नहीं है, जब से हम मतलब 11 साल होने जा रहा है, मतलब जब से हम डॉक्टर बने तब से हम कभी भी गिरिडीह के मरीज से फीस। और यहाँ जब हम लोग शुरू किए तो सबसे पहला यही हुआ कि कितना फीस रखा जाए। तो हम बोले कि यार फीस यदि 5 रुपया भी रखोगे वो भी आदमी को भारी पड़े तो दिक्कत है। तो हम लोग शुरू में एकदम निःशुल्क रखे, बाद में हॉस्पिटल लोग फाइल वाइल पेपर वर्क इसके लिए 50 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस रखा। वो रजिस्ट्रेशन इसलिए रखा कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है और वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दोबारा कभी भी हमसे दिखाना होता है मरीज को, कभी भी चार्जेस नहीं। वो रजिस्ट्रेशन अलग चीज है, बट डॉक्टर का फीस हमेशा के लिए फ्री किया गया, जो कि आज भारी भरकम चार्ज किया जा रहा है। भारी भरकम चार्जेस है। यही हम पल्स में है रांची में, वहाँ पे मेरा 800 रुपया फीस है पर पेशेंट। और हम यहाँ पे हर दिन निःशुल्क मरीज देखते हैं। अभी भी हम लगता है 50-60 मरीज देखे होंगे। तो सप्ताह में 2 दिन सैटरडे संडे को मेरा निःशुल्क कैंप होता है यहाँ। और इसमें जितना भी लोग आते हैं मैक्सिमम लोग आए गए, सलाह लिए। जरूरी नहीं कि यहाँ पे काम हो, हर काम के लिए अच्छा सेंटर रेफर करते हैं हम लोग। हमेशा पॉलिसीज यही रहता है कि जो काम गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे जगह पे हो सकता है
लोगों को हम लोग हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही रहता। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जो आदमी जा सकता है, पहले उसका बजट है उस तरह का, तो फिर आप जाइए, बट हमारा ये कभी प्रेफरेंस नहीं होता, क्योंकि हम लोग को बीमारी के बारे में अच्छा समझ है और हमको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जाने का क्या खर्चा होना। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम जाइए, लेकिन यदि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फंस के जब पूरा बजट खाली हो जाए उसके बाद आप फिर सरकारी में जाइएगा। बिल्कुल उससे बेहतर है कि कुछ सेविंग रख के ही सरकारी में जाइए, कि लंबा इलाज में लंबा खर्चा होना है, ट्रीटमेंट ज़्यादा दिन चलेगा, फिर उसके बाद दोबारा जाना होगा, तिबारा जाना होगा, तो वो पैसा कम से कम बचा हुआ रहे, ताकि आप अपना वेस्ट पूरा खेत बाड़ी घर द्वार सब बेच ना दें। बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो हम लोग के पास आता है, और आज तो ऐसा है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स बीमारी है, जिसको भी कहीं जाना होता है, और जो मेरे बारे में जानता है एक बार तो जरूर ओपिनियन लेता है, उसके बाद ही जाता है बाहर, चाहे कहीं से भी रेफर किया हुआ केस हो। एमसी भेलोर से भी आएगा तो वापस एक बार मिलेगा ही लोग। तो इस तरह का चीजें हैं कि एक बार सर से दिखा लेते हैं, उसके बाद सर जो कहेंगे वैसे करेंगे। तो ये वाला छवि जो है कहीं ना कहीं इसके वजह से बना, और काफी लोगों का हेल्प करते हैं जितना बन पाता है। लोग तो अपना फोन नंबर तक नहीं देते डॉक्टर, और हम हर मरीज को फोन नंबर देके भेजते, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे सूरत में हो, चाहे दिल्ली में हो। हम तो कोविड के टाइम में अपना नंबर को सोशल मीडिया पे डाले थे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, न्यूज पेपर वाले को दिए थे कि नंबर डाल दीजिए, इमरजेंसी में कांटेक्ट के लिए लोग कांटेक्ट करें। तो बहुत लोग, हमको लगता है कि उस वक्त तो ऐसा था कि 100-150 कॉल डेली हम अटेंड करते थे वीडियो कॉल लोगों का, अलग अलग जगह से, और जो बन पाता था प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लिख के भेजते थे, उन लोग मेडिकल से कलेक्ट कर लेता था, वहाँ जहाँ था वहीं पे इलाज ले रहा था। तो काफी हम लोग काम किए कोविड के टाइम में भी, और उसके लिए हम लोग को झारखंड सरकार से, राज्यपाल से सम्मान भी किया गया, वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। तो जो भी था, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और गिरिडीह के लिए एक मेडिकल में जो रिवॉल्यूशन था वो चीज आया। आज हर कोई कैंप कर रहा है, हर कोई इमरजेंसी केसेस देख रहा है, कंपटीशन हर कोई, मतलब हाँ, ये इससे हमको कोई तकलीफ नहीं, हम बहुत जरूरी है सर, जरूरी है, इससे हम बहुत खुश हैं कि यदि हम कुछ काम शुरू किए और वो काम लोग फॉलो करने लगा, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। हमको तो बस यही करना था, लोगों को बेनिफिट देना था, लोग को बेनिफिट पहुंचाना था, और अपने लोगों के साथ जुड़ना था। काम तो करने के लिए क्या है, हम तो कहीं भी काम कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम इस जगह को प्राइमरी सेंटर चुने, और यहाँ पे हम लोग हर तरह का डॉक्टर्स को बुला रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट का सेटअप लग रहा है, डायलिसिस सेंटर भी कुछ दिन में हमारा यहाँ स्टार्ट होगा, यूरोलॉजी का काम स्टार्ट हुआ, न्यूरो का मैक्सिमम केसेस जो होते हैं आज के डेट में, बता रहा हूँ, पिछला 2 महीने में हमको लगता है 30 से 35 को हेड इंजरी का केसेस, जिसको ऑपरेशन का जरूरत नहीं रहता, वो केसेस यहीं पे मैनेज हो रहा है। रात बिरात में एक्सीडेंट होता है, लोग आते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, देखते थे लहून लुहान है तो तुरंत रेफर कर देते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सोचते थे भाई कौन रिस्क लेगा, मर उड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो तुरंत ही रेफर कर देते थे। बट आज क्या हो रहा है कि जो भी केसेस आता है आराम से देखते हैं, स्टेबल करते हैं, सीटी कराते हैं, सीटी कराने के बाद न्यूरो सर्जन से ओपिनियन लेते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे उन लोग बोलते हैं कि नहीं सर इसको कंजर्वेटिवली मैनेज कीजिए, हम लोग यहीं से रात भर मैनेज किए, 2 दिन 1 दिन जो भी है उसको छुट्टी कर देते हैं। उसके बाद यदि कंसल्टेशन का जरूरत रहता है तो हमारे जो टाई अप न्यूरो सर्जन है वो अपना देखते हैं, उसके बाद फिर मरीज को दवा एडवाइस कर देते हैं। काफी मतलब अभी हम लोग मतलब बता रहे हैं, ये सबसे बड़ा चीज था इंजरी का केसेस को लेके, और ये कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग इमरजेंसी और ट्रॉमा के लिए जो काम किए हैं वो हमारे लिए बहुत ही अप्रिसिएटिंग है, क्योंकि एक मरीज, हम लोग को पूरा यकीन है कि जब कभी भी मरीज जाता है ना इमरजेंसी में और माथा का जब बात सुन लेता है लोग, तो फिर उन लोग कभी सोचता ही नहीं कि कितना पैसा लगना है। कहीं भी जाएगा तो हेड इंजरी है भाई, सीटी कराना है, ये कराना, वो कराना है, मतलब मिनिमम 25 to 30,000 रात भर का कॉस्ट आ जाता है बड़े सेंटर पे। बिल्कुल सर। एक दिन भर्ती रह गया तो आईसीयू में रह गया तो लगभग 50,000 पहुंच जाता है, और यहाँ पे 5,000 में वो 50,000 का काम हो रहा है। एक सीटी करा लेता है, नॉर्मल रहा तो 500 का बेड चार्ज है, आराम से मरीज दूसरे दिन छुट्टी होके घर जा रहा है। मतलब 5-7 हजार में वो मरीज ठीक होके घर चला जा रहा है, जिसके लिए रात भर में वो मिनिमम 50,000 60,000 पे करेगा। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे किए, और ये गिरिडीह के लिए बहुत बड़ी बात है। गिरिडीह नहीं, अभी तो जमुई, थोड़ा देवघर हो गया, कोडरमा साइड से भी लोग आ रहे हैं, और हम लोग सबको अवेयर कर रहे हैं। अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं सारा चीज कि यहाँ पे इतना सारा सेटअप लगा हुआ है, और हम लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग उस तरह का फाइनेंशियल ये नहीं है, बट फिर भी लोगों को अवेयर करने का काम हम लोग कर रहे हैं, और आप लोग जैसा लोग भी सब सपोर्ट कर रहे हैं ताकि लोग समझें कि यहाँ पे क्या है नहीं है। और
कोई भी काम करते हैं तो थोड़ी मोड़ी परेशानियां रहती हैं। कुछ लोग मतलब नहीं आगे खुश पीछे होते टांग हैं, भी खींचते हैं। हाँ नहीं खुश होते हैं, तो उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। वो लोग भी हमको कहीं ना कहीं सर और चलने सिखा रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। और मौजूद कर रहे हैं सर। अभी जैसे आपने अभी बहुत कुछ बताया कि सबसे पहले सर थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। हम गिरिडीह के एक छोटे से गांव लेदा सिमरिया, जो गिरिडीह से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर पे सिचुएटेड है और चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ जगह है। वहाँ से हम लोग अपनी गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया, मिडिल स्कूल से, और फिर हम लोग गांव से बाहर आए, हाई स्कूल में पढ़ाई करके फिर चंबा हाई स्कूल से पढ़ने के बाद कॉलेज गए हजारीबाग, वहाँ अनदा कॉलेज से इंटरमीडिएट किए। वहाँ पे हमको मेडिकल में जाने का इंटरेस्ट, उसके लिए फिर हम लोग मेडिकल प्रिपरेशन के लिए पटना में कुछ दिन प्रिपेयर किए। उसके बाद फिर हम बाहर सोचे कि कहीं जाना है, तो फिर कुछ दोस्तों का सलाह मिला कि नहीं कोटा जाना चाहिए। वहाँ कोटा जाके फिर हम 1 साल एलएन में प्रिपेयर किए। 2005 में हमारा 1 साल प्रिपरेशन के बाद मेडिकल में क्वालिफाई। 2006 में मेरा एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करने के बाद दिमाग में यही था कि साथ साथ पीजी भी होना जरूरी है। फिर एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद रिम्स से सर्जरी से पीजी किए, फिर रिम्स में एसआरशिप किए और लगभग 1 साल हाउस सर्जनशिप होता है, पीडियाट्रिक सर्जरी में हाउस सर्जनशिप किए। तो ये सब करने के बाद जब पीजी कंप्लीट हुआ तो 1 साल के लिए हम कटिहार मेडिकल कॉलेज गए, जहाँ पे हम सीनियर रेसिडेंसी के रूप में एज ए फैकल्टी ज्वाइन। वापस वहाँ से फिर रिम्स आए और यहाँ पे 3 साल का रेसिडेंसी पूरा किए। तो टोटल सर्जरी में मेरा लगभग 8 साल का लंबा लगाव रहा रिम्स से, जिसमें 1 साल के लिए बीच में कटिहार मेडिकल कॉलेज। उसके बाद साथ साथ हम लोग सप्ताह में 1 दिन गिरिडीह में निःशुल्क सेवा के लिए कैंप के लिए आते रहे। पहले सप्ताह में प्रत्येक संडे को जब कॉलेज फ्री होता था तो यहाँ आके हम कैंप किया करते। तो हमको लगा कि यहाँ पे हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा गिरिडीह में काफ़ी कमज़ोर था। कहीं पे ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे 24 आवर हॉस्पिटल खुला रहे। रात में यदि किसी डॉक्टर को खोजते थे तो कहीं पे मिलना मुश्किल होता था। बिल्कुल ऐसा था सर। हाँ, तो हमको ऐसा लगा कि यदि कहीं पे काम करना है तो क्यों नहीं हम अपना ही क्षेत्र में एक डेवलपमेंट का काम करें। उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे। 4 साल में हम लोगों ने जमुआ जैसा जगह में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का स्थापना किए और आज कम से कम 15 डिपार्टमेंट के डॉक्टर यहाँ पे विजिट करते हैं। 15 डिपार्टमेंट? हाँ, और 24 आवर इमरजेंसी सेवा, 24 आवर सिटी स्कैन होता है, 24 आवर अल्ट्रासाउंड की सुविधा बहाल किए, आईसीयू की बहाल, मतलब कहा जाए तो एक तरीके से हर वो नया चीज आपने जमुआ में किया। नया चीज जो हम बड़े शहरों में जो देखते हैं सुविधा के लिए, हम लोग लगभग 15 किलोमीटर तक फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज देते हैं कि कोई भी रात में घर पे कॉल करे तो हम उसको वहाँ से उठा के ले आए और यहाँ पे बेसिक ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के रेफर कर सकते। अभी भी ऐसा होता है? हाँ, अभी भी होता है, मतलब ये शुरू से चल रहा है। और इस जगह के लिए आज के डेट में पीडियाट्रिक्स 24 आवर हॉस्पिटल में रहते हैं, लेडीज डॉक्टर हमेशा हॉस्पिटल में रहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में रहते हैं और सारे जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं वो ऑन कॉल रहते हैं। तो हमारे यहाँ ऑर्थो का सारा केसेस होता है, यूरोलॉजी का सुपर स्पेशलाइजेशन का काम होता है, जिसमें हम काफ़ी एडवांस सारा सेटअप लाए हैं। यूरोलॉजी का लैप्रोस्कोपी के लिए पूरा एडवांस सेटअप है, लेजर सर्जरी होता है पाइल्स वाइल्स का, उसका पूरा एडवांस सेटअप है, अपर जीआई इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, और जो जीआई ब्लीडिंग का केसेस होता है, पेट का संबंधित बीमारी जो होता है, उस पर मेरा अलग से सुपर स्पेशलाइजेशन का फेलोशिप है। गैस्ट्रो का फेलोशिप चल रहा है मेरा। गैस्ट्रो का आपका देखें। तो हम गैस्ट्रो का भी काम करते हैं और यहाँ ही नहीं, हम रांची में भी गैस्ट्रो का काम करते हैं। तो इस जगह के लिए हम लोगों ने जितना हो सका है उससे बेहतर व्यवस्था किए हैं और आगे निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग और सारा डिपार्टमेंट को बहाल करें और जितना बेहतर से बेहतर सुविधा हो सके वो स्थापित करें यहाँ पे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर इतना कुछ करने के लिए हमारे जमुआ क्षेत्र के लिए। बाकी इन चीज़ों पे और डिस्कस हम करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा हम आपके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर जाना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी एम्पायर बिल्डअप करना कहीं ना कहीं, और अभी पता चला सर कि आप भी कहीं दूर का नहीं, यहीं के रहने वाले हैं, कोहाड़ शायद। जी, तो इतनी गरीबी और फाइनेंशियल कंडीशन तो कुछ खास होगा नहीं इन चीज़ों को लेकर। फैमिली बैकग्राउंड के लिए कहते हैं कि मतलब जो इंसान सोचता है उसके लिए परिस्थिति कुछ होता नहीं है।
हमारे साथ ऐसा हुआ जब हम मेडिकल का तैयारी करने के लिए पटना गए जी जी। और एक ही साल तैयारी किए थे और मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे और काफ़ी अच्छा मतलब हम लोग का ये था, मतलब इलाका में नाम था, पकड़ था, सब कुछ था। तो हम जब पटना गए उसके बाद मेरे पिताजी 2005 में एक्सपायर कर गए। उस वक्त हम मेडिकल कंप्लीट किए नहीं थे और सिंगल आदमी थे जो हमारे सपोर्ट के लिए थे। हम लोग के घर में जॉब नहीं था किसी का, माँ आंगनबाड़ी में थी तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा। सपोर्ट तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी हमारा सोच था कि हमको मेडिकल में जाना ही है। फिर हमारे फैमिली में मेरी 2 बड़ी बहन हैं, 2 जीजा जी लोग थे, मेरे मामा जी लोग थे, मेरे नाना जी भी उस वक्त जिंदा थे, वो भी एक्सपायर कर गए लगभग 2011 में। तो ये लोगों का इतना सपोर्ट रहा, प्लस जितने भी रिलेटिव लोग थे उन लोगों का मोरल सपोर्ट रहा। फ्रेंड सर्कल में फिर जब हम कॉलेज में कोटा गए तो हमारे दोस्त लोग जो साथ में तैयारी करने गए थे, अभी उन लोग भी डॉक्टर हैं, एक बैंक में है, तो उन लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा। कभी मेरे पास फंड नहीं होता था तो उन लोग देता था और हेल्प करता था कि चलो ठीक है तुम्हारा आएगा तो हम लोग कर देंगे। उस समय हम लोग के पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, तो हम लोग का पैसा पोस्ट ऑफिस से जाता था, मतलब पोस्ट ऑफिस से कुरियर होता था, फिर वहाँ पे हम लोग रिसीव करते थे, पोस्टमैन आता था पैसा पहुँचाने के लिए। मोबाइल नहीं था तो हम लोग कॉल केवल गांव में जो पहले लगता था एसटीडी जो रहता था, एसटीडी वाला, 1 तो रुपया डालो, हाँ 1 बात रुपया करो। डाल के बात करो। तो उस तरह से हम लोग गांव में मतलब कांटेक्ट करते थे पिताजी से। पिताजी तो family वाले 2005 में तो गुजर गए, लेकिन जो भी घर में थे उन लोग से इसी तरह से कांटेक्ट होता था। जीजा जी लोग थे, दीदी लोग से बात इसी तरह से होता था। और वो भी ऐसा नहीं था कि हम लोग रोज बात करते थे, मतलब फिक्स था कि सप्ताह में 1 दिन कॉल आएगा। तो घर वाले लोग भी इंतजार करते रहते थे कि हो सकता है कि 4 बजे आज कॉल आएगा। तो ये सुविधा नहीं थी कि हम डेली जब मन करें तो घर से बात कर लें। और हम लोग जिस जगह से थे उस जगह पे तो इतना रूरल एरिया था कि लोग वहाँ से पढ़ाई नहीं करते थे। बिल्कुल सर। हाँ 10 साल पहले तक कोई मैट्रिक पास नहीं किया था। बताइए। तो हम लोग को यही लगता था कि भाई यहाँ पे तो लोग पढ़ता ही नहीं है। बहुत लोग बोलता भी था कि अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, ये तो सबको यहीं रहना है, गांव में ही कुछ करना है। तो हम लोग को लगता था कि सच में मतलब पढ़ने से कुछ होता नहीं होगा या फिर कोई बड़ा सपना नहीं देख सकता है। तो इस तरह से हम लोग सोचे कि चलो ऐसा है तो एक बार। फिर भी जब घर से बाहर निकले, अभी हमारा गांव से जब हम लोग निकलते हैं तो एक जंगल है, उस जंगल में रोड नहीं हुआ करता था। तो जब रोड नहीं होता तो हम जब उस जंगल से गुजरते थे, साइकिल से आते थे हाई स्कूल के लिए, तो हम हमेशा यही सोचते थे कि इस जंगल, इस रास्ते में ना एक दिन हम अपना 4 व्हीलर से गुजरेंगे। वाह, मतलब ये मेरी सोच थी उस वक्त का। उस वक्त में हाँ जब हम कौन से क्लास में? 8वां क्लास में जब हम गांव से हाई स्कूल के लिए निकले, गांव से। हाँ हाँ तब हम ये सोचे थे कि इस जंगल में हम रास्ता भी डेवलप कराएंगे और एक दिन इस रास्ते से हम अपना 4 व्हीलर से होके गुजरेंगे, जिस पे पत्थर से साइकिल को कांध पे उठा के पार करना होता था। तो वो तो खैर पिताजी ही के समय में पूरा हो गया, रोड तो बन रास्ता बन गया। लेकिन आज हम लोग उस रास्ते से 4 व्हीलर से गुजरते हैं। वाह, ये मेरा ड्रीम था, ये नहीं था कि हम मतलब डॉक्टर बनेंगे समझ तभी होगा, लेकिन एक था कि उस समय तो डॉक्टर बनने का जो अंदर में था वो वाला नहीं था। उस समय मैट्रिक भी नहीं किए थे तो वो चीज नहीं होता। ख्वाब था। हाँ ख्वाब था कि कुछ ऐसा करना है लाइफ में कि इस रास्ते से हम अपना 4 व्हीलर से गुजरे। ये मेरा बचपन का इंस्पिरेशन था जो आज तक जिंदा है। जब उस रास्ते से गुजरते हैं तब ही याद आता है कि हम ये कभी सोचे थे। और आज तो चलिए 4 व्हीलर और घर बंगला जो भी कुछ है, आज तो कुछ कमी नहीं है। आज तो अपना 4-6 गाड़ियां हैं, सब कुछ है, शहर धनबाद है, रांची, हर जगह फ्लैट है और इतना बड़ा हॉस्पिटल शुरू किए हैं हम लोग। नया ब्रांच अभी राजधनवार में स्टार्ट कर रहे हैं डायग्नोस्टिक का, कुछ ही समय में हम लोग गिरिडीह में नया ब्रांच करेंगे। तो ये सारा चीज कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ये सर क्या ना, हम लोग झारखंड गिरिडीह जमुआ प्रखंड जो है एक बहुत फाइनेंशियली बहुत गरीब कह सकते हैं, गरीब जगह है, गरीब जगह है, इसमें कोई डाउट और नहीं। दूसरी चीज क्या है कि आप रिसर्च भी कीजिएगा तो इंडिया का 2nd गरीबी क्षेत्र जो है वो झारखंड ही आ रहा है बिहार के बाद। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जिस मुकाम पे भी हैं कहीं ना कहीं, वो हमें लगता है कि मिनिमम लोगों को, मैक्सिमम कहें तो उनका सोचना भी मुश्किल हो जाता है सर। तो हम ये पूछना चाहेंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे क्या आप भी ऐसे ही थे जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है गांव घर के, या कुछ अलग आप में था सर? नहीं, अलग कुछ नहीं था। हाँ एक चीज लोग कहते थे कि बचपन से मेरे बड़े पापा कहते थे कि हाँ ये घर का नाम रोशन करेगा। ऐसा कैसे लगता था? मतलब पता नहीं, वो तो उन लोग का प्रेडिक्शन हो सकता है ना। लेकिन ये था, दूसरी चीज था, ये बात था कि हम कभी किसी से लड़े झगड़े नहीं लाइफ। तो मेरा लोग यही कहता था जिस तरह इसका नाम है उस तरह से इसका काम है। मतलब वो वाला चीज जो हमको याद है
कि होता है कि दोस्त बचपन में लोग झगड़ा झमेला भी बहुत करता करता है, है, बहुत really। कुछ करता नटखट होता है बचपन, तो नटखट होता है नटखटता ही बचपन होती है। में ही लोग। हाँ। बट मेरा ये सब शरारतीपन कभी था नहीं, और ये चीज की वजह से हो सकता है कि मेरे पिताजी लोग को लगता होगा, और उन लोग बहुत ये मानते थे कि शायद ये अच्छा करेगा कुछ। तो चलिए ठीक है, उन लोग का जो सोच था उस चीज को हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छे से उतार और सकें। आपको ऐसा कब फील हुआ कि हमको एमबीबीएस करना चाहिए? ये वाला चीज जो था, क्या हुआ कि एमबीबीएस फील करने वाली बात तो इसलिए था हाँ। कि मेरे पिताजी शुरू में ही प्रैक्टिसर थे, क्वेक थे, जो गांव में प्रैक्टिस करते थे। तो हमारा घर में हमेशा कोई ना कोई मरीज आते रहता था, एकदम रियली। और पिताजी प्रैक्टिस तो छोड़ दिए थे बट फिर भी दवा लिखते थे। हाँ, क्योंकि चीजें पता था। हाँ, चीजें पता था, और सब लोग आ जाता था, डॉक्टर साहब लिख दीजिए ना, सरपंच साहब लिख दीजिए ना, तो वो वाली चीजें था। और रीजन कहीं ना तो कहीं रीजन मेरा, हाँ, हाँ वो वाला था। तो हमको लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं अच्छा लाइन है और करना चाहिए कुछ ऐसा काम, मतलब जो शायद अच्छा लगे लोगों को। बाद में फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो था, पहले थोड़ा सा तब मिला जब हम हजारीबाग गए। हजारीबाग में पिताजी मेरा एडमिशन मैथ्स स्ट्रीम लेके करवा दिए। उनको नहीं पता था कि मेडिकल में जाने के लिए बायो चाहिए होता है। तो फिर हम लोग कॉलेज में चेंज करवाए कि नहीं, हमको तो मेडिकल में जाना था, तो हम मेडिकल के लिए करेंगे, हम तो मैथ्स लेके इंजीनियरिंग तो करना नहीं हमको। करना नहीं है, बिल्कुल। फिर वहां से जब हम लोग अपने ट्यूशन वोशन ज्वाइन किए, तो जो इंटरमीडिएट में तो आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता ना, बट मेरे टीचर लोग जो थे, जो बॉटनी पढ़ाते थे, जो जूलॉजी पढ़ाते थे, वो लोग बोले, रे हम लोग बोले कि सर हम लोग से मेडिकल हो पाएगा क्या? सही बात है। तो वो लोग हम लोग को बड़ा अप्रिशिएट किए, बोले कि अरे तुम लोग नहीं करेगा तो कौन करेगा, तुम लोग तो इतना अच्छा है। हम बोले सर हम लोग तो झारखंड बोर्ड से पढ़े लिखे हैं, हम लोग का तो स्कूल भी उतना अच्छा नहीं है, कहीं पे अच्छा एकेडमिक नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे मेडिकल? लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम्हारा सब्जेक्ट का पकड़ अच्छा है। हाँ, हो सकता है लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिला पढ़ने लिखने का। गांव देहात में जिस तरह से हो सका वैसा पढ़ाई किए, तो उसके हिसाब से फिर वो मतलब बोले कि नहीं नहीं तुम लोग कर जाओगे। तो थोड़ा सा एनर्जी और मिला, कॉन्फिडेंस मिला। तो फिर लगा कि नहीं, करना ही चाहिए। मतलब फिर हम लोग पटना गए, पटना में भी जब तैयारी किए तो अच्छा, मतलब हमारा तो मेडिकल में पहले ही हो जाता, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि 2002 में जब मैं इंटर किया तो मेरी मम्मी पैरालाइज हो गई, और वो 1 साल तक हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहे। फिर हम लोग तैयारी के लिए कहीं जा नहीं पाए। 1 साल नहीं, 1.5 साल का लगभग हमारा गैप हो गया। फिर हम पटना गए तैयारी करने के लिए, लगभग 3 या 4 में गए, और 1 साल ही वहाँ कोचिंग किए। तब तक पिताजी के साथ ऐसा हो गया, प्रॉब्लम एक करके आते ही रहे। तो प्रॉब्लम आया, फिर भी हम बोले कि चलो ठीक है ना, मतलब ये तो आते ही रहेगा, और मतलब इसके चलते तो अपना हम सपना को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जब पिताजी गुजर गए तो फिर फैमिली वाला लोग ऐसा खड़ा हुआ कि बोला ना ना, तो ये तो करना ही है तुमको, मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है चाहे जैसे भी हो। तो हम बोले कि कहाँ से कर पाएंगे मेडिकल, इतना कॉस्टली, इतना लंबा पढ़ाए, इतना महंगा पढ़ाए। तो ये चीज़ हम लोगों को यही कहेंगे कि यदि आप अपना इरादा मजबूत रखते हैं ना, तो लोग अपने आप आपके पास पहुंचेंगे मदद के लिए, ठीक है। और ये चीज़ हम फील किए हैं कि जब इंसान कभी भी अपना सपना को इस तरह से देखना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, ऊपर वाला कुछ ऐसा डिटरमाइन करके रखा होता है कि वो लोग आपके सपनों को पूरा करने के लिए शामिल हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा है जो लेकिन इंसान को, लेकिन अपना जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और उसमें कभी डेविएशन नहीं चाहिए होता। यदि आप अपना ही सपना में डेविएट हो जाएंगे, भटक जाएंगे, कभी ये सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे, कभी ये सोचेंगे, तो जो लोग करने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचने लगते हैं आपके प्रति। तो फिर वैसे में तो आपको सपोर्ट लोग नहीं करें। तो हमारे साथ यही था कि हम कभी भी अपने पाथ से भटके नहीं, जो मेरा सपना था उसी के पीछे फोकस करते रहे। हमको एक छोटा सा एग्जांपल याद है, जब मैं वापस एक बार तैयारी कर रहा था पटना में, उसके बाद मैं घर आया तो हमारे एक टीचर थे, तो बोले कि सुशील तुम्हारा 2 साल गुजर गया और 1 साल तो गैप हो गया बीमारी के चलते, तो ग्रेजुएशन वगैरह क्यों नहीं कर लेते? तो हम बोले कि सर वो तो ठीक है सर, अब लेकिन 2 साल तो गुजर ही गया, और अब हम ग्रेजुएशन करने जाएंगे, फिर पता चला कि इधर का नहीं रहे, उधर का नहीं रहे, घर का ना घाट का।
तो सर ऐसा हम नहीं करेंगे, अब जब भी होगा तो मेडिकल ही करेंगे। तो बोले कि यार अजीब कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। तो हम बोले कि सर देखते हैं ना, कोशिश कर लेते हैं, नहीं होगा तो कुछ नहीं तो एक अच्छा टीचर बन जाएंगे, मतलब अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो फिर बोले कि चलो ठीक है। फिर उसी के 1 साल बाद जब रिजल्ट हुआ तो सर बोले कि अजीब पागल आदमी था, मतलब बहुत अच्छा, मतलब एकेडमिक नहीं होने के बाद बढ़िया बढ़िया लोग 99% मैट्रिक इंटर में नंबर वाले लोग नहीं मेडिकल कंप्लीट कर पाते हैं। हम लोग तो सेकेंड डिविजनल स्टूडेंट हूँ मैं। मैट्रिक में कितना सर? मैट्रिक में भाई 59% था, कुछ नंबर की वजह से सेकेंड हो गए थे। बट मतलब इंटर में मेरा था 65% प्लस है। तो मतलब सेकेंड डिविजनल स्टूडेंट यदि इतना बड़ा सपना देखता है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, लेकिन अपना जो गुरुजन लोग हैं उन लोग को तो अपने बच्चों पे भरोसा होता है। तो हमारे सर वही बोले कि तुम अजीब कॉन्फिडेंस है, तो इस तरह का जिसको कॉन्फिडेंस है, जो आदमी की पागल है, वो जरूर कुछ कर सकता है। और वही था, जब हम मेडिकल कंप्लीट किए तो फिर जब सर से मिले तो बोले कि ना बहुत अच्छा किया। लेकिन एक चीज ये बढ़िया बढ़िया लोग मतलब छोड़ देता है, हाँ, मतलब जो 90% 99% लोग जो नंबर लाते हार हैं जाते हैं कहीं ना वो लोग कभी न कभी हार जाते हैं, बोलते हैं नहीं दूसरा लाइन में चले जाते हैं। बट हम कभी दूसरा लाइन के बारे में सोचे ही नहीं थे। तो सर कभी आपको डर नहीं लगा अगर नहीं हुआ तो? हाँ, मतलब लोग कहता है कि डर लगना चाहिए, लेकिन हम इतनी शिद्दत से मेहनत किए कि हमको कभी दूसरा लाइन का ऑप्शन ही नहीं मिला। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा नहीं अगर होता है ना कि नहीं रैंक अच्छा नहीं आया। हाँ, हम जब नहीं क्वालिफाई किए तो नहीं क्वालिफाई किए, और जिस दिन क्वालिफाई किए एक ही बार मेडिकल का सीट उठाया। और सेम चीज हम पीजी के लिए किए। मेरा ड्रीम था कि हम सर्जिकल ब्रांच में जाएंगे, चाहे ऑर्थो करेंगे चाहे तो सर्जरी करेंगे। और हमको पता है कि रैंक भी मेरा ऐसा आया कि एक ही बार में हमको सर्जरी मिला। मतलब बताइए। ये जो था इतना ही मतलब पागल की तरह मेहनत किए। जिस तरह से आज हम काम के लिए करते हैं, आज हम कम से कम इतना करने के बाद हम 10 साल से पर डे कम से कम 18 घंटा काम करते हैं पर डे। और हमारा मतलब सोच लीजिए कि काम जब भी है तब तक हम काम करते रहेंगे। ये नहीं है कि बहुत सारा काम है, 20 गो ऑपरेशन है तो हम छोड़ देते हैं, कल करेंगे 4 गो, आज करेंगे 4 गो। हाँ, तो वो वाला नहीं रहता है। आज भी हम कभी कभार 20-20 22-22 ऑपरेशन दिन भर में करते हैं और 24 घंटा 48 घंटा कंटिन्यू काम करते हैं। तो जिस तरह से पढ़ाई करते थे उस तरह से आज काम करते हैं। और यही वजह है कि हम सर्जरी को इतना कम रेट में करने लगे कि आदमी के लिए अफोर्डेबल हो जाए। जो चीज़ें बता रहा हूँ कि हम जो चीज़ रांची में मान लीजिए कोई कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, उस जगह पे जिस चीज़ के लिए मतलब 1 लाख पे करना होता है, वो सर्जरी में गिरिडीह में 30,000 में करता हूँ, 30% पे करता हूँ। तो सर काफी ऐसे विद्यार्थी है जो आपने पकड़ की बात बताया, थोड़ा इसमें हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप पढ़ाई करते थे, मतलब पढ़ाई करने का स्ट्रेटजी क्या होता था आपका? मतलब 2-3 पॉइंट आप शेयर करें ताकि लोग समझे। हाँ, अभी का दौर जो चल रहा है, मोबाइल का दौर जो आया है, वो बहुत आदमी का जिंदगी को छीन लेगा। हम लोग के पास मोबाइल नहीं था। हम लोग आराम से सुबह उठते थे, पढ़ाई करते थे, एक्सरसाइज करते थे, नाश्ता करते थे, फिर कोचिंग जाते थे या फिर पढ़ाई करते थे। तो ना ही हमको घर वाले लोग फ़ोन करके डिस्टर्ब करते थे, ना ही हमारे दोस्त लोग डिस्टर्ब करते थे, ना ही हमको मतलब सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया था कि फेसबुक व्हाट्सएप पे हम अपना समय बर्बाद ना करें। गलत संगत होंगे। हाँ, हम लोग ज़्यादातर समय अपने बुक के साथ जुड़े रहे, किताब से जुड़े रहे। लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है। और अभी का दौर जो है ठीक है, यदि कोई इंटरनेट से पढ़ाई कर रहा है तो बेहतर है, इसका हम बुराई नहीं कर सकते कि तरक्की भी ज़रूरी है। लेकिन कहीं ये तरक्की लोगों का करियर ना खराब कर दे, इसका भी बहुत डर लगता है। यही तो आज हो रहा है सर मैक्सिमम टाइम पे। तो यही चीज़ से हम बचने के लिए लोग को कहेंगे कि देखिए, ज्ञान के लिए यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। यदि फालतू चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे। और अभी हम लोग के साथ ऐसा भी होता है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अभी हाल ही में एक पेशेंट में देख रहा था, 10th की बच्ची थी, वो उसको नींद ही नहीं आता था। तो उसकी माँ हमको बोली कि रात भर मोबाइल देखते रहती है और उल्टी उल्टी का कंप्लेन लेके भर्ती है। 5 दिन से भर्ती रही हॉस्पिटल में और कुछ नहीं बीमारी निकला। सब जांच करवाए, CT स्कैन तक करवाए, कहीं कुछ नहीं है।
और जब कुछ खाए तब उल्टी उल्टी करने लगे जबरदस्ती करके। तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं आपका साइकिल जो है, ना तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ही आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ना ही प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं। तो ये तीनों चीज में कहीं ना कहीं यदि आपका गड़बड़ होगा तो पढ़ाई अफेक्टेड हो जाएगा, आप इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और दिमाग को जब तक फोकस नहीं करेंगे तो एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद भी घुसेगा कुछ, नहीं घुसेगा कुछ। तो ये चीज के लिए बहुत जरूरी है कि हम सारे स्टूडेंट से यही कहेंगे जो भी मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जो भी एग्जाम इस लाइन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, यदि ड्रीम बड़ा रखना है तो अपने कर्म पे फोकस करना पड़ेगा। और अभी भी बुक बेहतर ऑप्शंस हैं, बुक रीड करना। हाँ, अच्छे से अच्छे बुक पढ़ते रहिए, अच्छा समय आप बुक में लगाइए, और अच्छा मतलब जो होता है ना किसी भी लाइन के लिए अच्छे राइटर का बुक पढ़ना, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, ताकि उससे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बन सके सब्जेक्ट पे, ताकि हमको बार बार नहीं पढ़ना, समझ में जब चीज़ें आएगा तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। और यदि समझ में ही नहीं आएगा कितनों बार आप पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में जाके नेगेटिव करके चले आए, और नेगेटिव करेंगे तो फिर वहाँ जो पॉजिटिव हुआ उसको भी कुछ हिस्सा को खा जाएगा नेगेटिव वाला। सब एग्जाम में 1/4 नेगेटिव होता है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन आप नेगेटिव कर दिए तो 25 जो सही किए उसका भी नंबर कट जाए। और सर एक अभी आपने कहा लैंग्वेज, जब आप 12th के लिए गए थे तो आपको लगा था कि लैंग्वेज थोड़ा कमजोर है, आज भी सर काफी लोग ऐसे हैं जो लैंग्वेज की वजह से आगे नहीं सर, एक्चुअली में क्या है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा अंग्रेजी कमजोर है, हमारा हिंदी कमजोर है। खासकर इंग्लिश, मतलब मैं बता रहा हूँ कि हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता, अभी भी नहीं आता। रियली सर, तो इतना कैसे करते हैं हैंडल? वही मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी अंग्रेजी बोलना नहीं जानता अच्छे से, और लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है ना। हिंदी में अच्छे से बोल रहा हूँ, जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ मिक्सअप है, उसमें मिक्सअप है, इंग्लिश कुछ मतलब लोकल लैंग्वेज है, कुछ शहरी लैंग्वेज है, कुछ गांव का है। हाँ, लेकिन मैं 5 भाषा समझता हूँ, हिंदी समझता हूँ, खोटा समझता हूँ, अंग्रेजी समझता हूँ, बांग्ला समझता हूँ, मतलब थोड़ा मोड़ा मतलब गुजराती समझता हूँ। तो मतलब हम 5-6 भाषा को समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। और यही चीज़ है कि जब भी जो मरीज आता है हम उसके भाषा में उससे बात करते हैं। तो हमारा प्रोफेशन में ना हमको कभी भी, हाँ ये चीज़ ज़रूर हुआ, हम कभी एयरपोर्ट पे गए, वहाँ का एयर होस्टेस से बात करना हो तब हमको हिचक हुआ कि हम उससे कैसे बात करें, हाउ टू टॉक। हाँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे तो बहुत दिक्कत हो जाता था कि भाई हम अंग्रेजी में कैसे बात करें। ठीक है, सही बात है। लेकिन फिर भी मैं सारा ट्रैवल करता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल हर जगह जाता हूँ, हर जगह घूमता हूँ, हर जगह कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ। ठीक है, हमको जरूर लगता है कि अंग्रेजी हमारा अच्छा होना चाहिए था, लेकिन इतना वक्त नहीं मिला कि हम अंग्रेजी के लिए सीख सकें, और ये हमारे करियर के लिए कहीं बाधा बन के नहीं आया है। हाँ, बहुत हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव लोग आते हैं, उन लोग को बहुत अच्छा अंग्रेजी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज के डेट में तो हमारे पास बहुत सारा कॉल्स आता है बैंक से चाहे और कहीं से, वो लोग कहते हैं कि सर यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश, तो हम बेहिचक बोलता हूँ कि आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। मतलब वो लोग मजबूरी है उन लोगों का कि उन लोग हिंदी में बात करते हैं, समझाना पड़ता है हिंदी। हाँ, मतलब हिंदी में समझाना पड़ता है, इंग्लिश में रहता प्रैक्टिस होता। तो उन लोग का अंग्रेजी में ज्यादा प्रैक्टिस होता है और हमारा हिंदी का है भाई। तो हम मतलब ये चीज हमारे जिंदगी में कभी भी नहीं बुझाया, और अब तो खैर शर्म भी नहीं आता है कि अंग्रेजी नहीं आता है। क्योंकि जिस जगह पे है, जिसको जरूरत है खुद वो आएगा, मेरे भाषा में बात करेगा तब उसका काम होगा। तो वो वाला चीज है, मतलब बैंक वाले को हमको मतलब सब जाके अंग्रेजी में बात करने का जरूरत होता है। बस कहीं चले जाते हैं तो बैंक वाला खुद ही बोलता है सर आइए बैठिए, हमने जो भाषा आता है उसी में बात करेंगे आपसे। तो ये सारा चीज जो है काफी तो मेरा ये कहना है कि जो बच्चे आज कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उसके लिए जैसे अभी एक छोटा सा सवाल, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि आप एलएन गए थे, एलएन की तैयारी की पटना के, तो पूरा एमबीबीएस का तैयारी तो इंग्लिश से ही होता है। तो आप ये चीजें कैसे? नहीं, लैंग्वेज अलग चीज होता है, सब्जेक्ट अलग चीज होता है। तो आप हिंदी से पढ़े? नहीं, सारा चीज अंग्रेजी से पढ़े हैं, अंग्रेजी से लिखे हैं, सब कुछ अंग्रेजी से ही किए हैं। सब्जेक्ट हमेशा अंग्रेजी से पढ़े, अंग्रेजी से ही लिखे। लेकिन लैंग्वेज जिसको बोलना चलना कहते हैं ना, वाला लैंग्वेज मेरा कभी नहीं बन पाया।
हमको अभी भी अंग्रेजी का क्या क्या ग्रामर्स और आमर्स होता है कुछ नहीं आता है, मतलब जानते ही नहीं, भूल गए, लगता है कि कभी फिर से पढ़ेंगे तो हो सकता है याद आए, लेकिन हमको कुछ नहीं आता है वो सब। लेकिन फिर भी सब्जेक्ट का जहाँ तक बात है, समझना, लिखना, एग्जाम देना, इंटरव्यू देना, ये सब अटेंड करना, वो सारा चीज़ हम अंग्रेजी से। अगर कोई बच्चा अगर कहीं इस फील्ड में करियर बनाना चाहे आपके जैसा, तो उनको क्या क्या चीज़ें थोड़ा फॉलो करना चाहिए, 2-3 पॉइंट? हम तो बस एक ही चीज़ कहेंगे कि लगन ऐसी होनी चाहिए, मेहनत आप इतनी शिद्दत से करें कि आपकी कामयाबी चिल्ला चिल्ला के बोले कि हम आप कामयाब हैं। क्योंकि ये चीज़ यदि आप नहीं करेंगे ना, तो फिर लोग आप पे यही कहेगा कि देखो ना 4 साल तैयारी किया, क्या किया, तो पूरा नेगेटिव हो जाता है वैसे में। तो इसके लिए मेहनत आदमी को पूरा लगन से करना चाहिए और कोई चीज़ अलग से करने का ज़रूरत नहीं है। आप सर थोड़ा एक चीज़ नहीं शेयर की है कि आप पढ़ाई कैसे करते थे, कुछ चीज़ें जो आप शेयर कीजिए। जैसे कोई कहता है कि हम इतना बजे सुबह उठ के पढ़ते थे, कुछ ऐसा आपका खास चीज़ था? हाँ, मॉर्निंग रीडिंग मेरा शुरू से प्रीफर्ड था। हम 12 बजे रात के बाद कभी पढ़े नहीं। 12 बजे रात के बाद नहीं, हम अभी भी, मेरा चश्मा नहीं लगा हुआ है तो अभी कुछ कुछ दिक्कत हो रहा है आँख में, लेकिन अब वो 40 के बाद एज रिलेटेड चेंजेज होता है, लेकिन हम हमेशा मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं। अब थोड़ा हम सर आपके करियर को लेकर बात करेंगे। आप सर्जन हैं, हमारे गांव घर के लोगों को सर्जन का मतलब पता ही नहीं चलता है। थोड़ा आप इसको बताइए कि सर्जन होता क्या है, जो एक बच्चा भी समझ सके। मतलब देखिए, सर्जरी का मतलब क्या होता है, देखिए सर्जन जो भी, कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो केवल दवा से ठीक हो जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो दवाई से नहीं ठीक हो सकते। बिल्कुल। उसके लिए हम लोग के बॉडी का कुछ हिस्सा को काट छाट के ठीक करना होता है। जैसे अपेंडिक्स खराब हो गया तो उसको हटाना पड़ता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो उसको निकालना पड़ता है, आँख फंस गया, टेढ़ा हो गया, उसको सीधा करना पड़ता है। मतलब जब दवा काम नहीं कर पा जहाँ दवाई से चीजें ठीक नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग को एक जिंदा आदमी पे सर्जरी करना पड़ता है, जो काफी चैलेंजिंग चीज होता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्जरी के बारे में इतना ही कहा जाता है कि जो भी सर्जन होते हैं उसका जो हार्ट होता है वो काफी मतलब हार्ट, मतलब कहते हैं ना कि लायन हार्ट, मतलब लायन हार्ट, शेर का दिल होना चाहिए, तभी तो किसी जिंदा आदमी को आप काटने का हिम्मत करेंगे। हाँ, अलग बात है कि उसको बेहोशी का भी दवा पड़ता है, लेकिन फिर भी है तो आप बात करके जिंदा आदमी के लिए ही ना प्लान कर रहे हैं सर्जरी का, तो ये सारा चीज है। तो सर्जरी यही चीज है और कोई अलग चीज नहीं। एक चीज सर जो आपके बैनर में हम देखते हैं, कंसल्टेंट जनरल सर्जन, इसका मतलब थोड़ा समझाइए। कंसल्टेंट मतलब सीनियर जब डॉक्टर होते हैं तो धीरे धीरे वो कंसल्टेंट बनते हैं, जूनियर डॉक्टर होते हैं, जूनियर सर्जन रहते हैं, एकेडमिकली सब एक पोस्ट होता है। और ये लेप्रोस्कोपिक सर्जन क्या होता है? लेप्रोस्कोपी का मतलब हो गया कि जैसे पहले सर्जरी जब होता था तो एडवांसमेंट उतनी नहीं थी, तो लोग हर सर्जरी के लिए चीरा लगा के पेट के अंदर का सर्जरी जो भी है, जैसे अपेंडिक्स हो गया, गॉल स्टोन हो गया, आंत में छेदा हो गया, चाहे कोई भी डायग्नोस्टिक के लिए भी, तो पहले लोग क्या करता था, पेट फाड़ता था तब देखता था। बिल्कुल, पूरा फाड़ चिड़ करके। तो अब पूरा पार्ट चिट नहीं किया जाता है, छोटा सा 5 mm 10 mm का पोर्ट होता है, वो छेदा करके कैमरा डालते हैं, पेट के अंदर का बीमारी देखते हैं और उसके हिसाब से पोर्ट से ही उसका स्क्रीन पे देखते हुए उसका ऑपरेशन करते हैं। तो वो हुआ लेप्रोस्कोपी। ओके। तो ये लेप्रोस्कोपी में क्या हुआ कि बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे बड़ा ऑपरेशन होता था, घाव पक जाता था, हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता था 8-10 दिन तक मरीज को, जब तक टाका नहीं कटता था तब तक मरीज को काफ़ी दर्द होता था। ऑपरेशन रिकवरी भी जल्दी होगा शायद। हाँ, नहीं उसी के बारे में बता रहा हूँ। दर्द काफ़ी होता था मरीज का। जब कोई जॉब में है 10 दिन यहाँ पे रहेगा तो कॉस्ट उसका काफ़ी कट होता था, नुकसान होता था, काम का नुकसान होता था। तो ये सारा चीज़ जो है लेप्रोस्कोपी में नहीं है, एकदम मिनिमल स्कार बनता है, वुंड इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम होता है, अर्ली रिकवरी होता है, हॉस्पिटल से 2 दिन में छुट्टी। जो ऑपरेशन के लिए 10 दिन रखना पड़ता था वो ऑपरेशन 2 दिन में छुट्टी कर देते हैं हम लोग। तो ये सारा एडवांटेज था लेप्रोस्कोपी का। एक सर पेडियाट्रिक सर्जन, ये क्या होता है? पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट है। तो पीडियाट्रिक सर्जरी में आज के डेट में आप करते हैं? सर्जरी में सुपर स्पेशलाइजेशन लोग करते हैं। तो बहुत लोग पुराना जो कुछ काम सीखे हुए हैं तो उन लोग भी सर्जरी करते हैं पीडिया का।
जनरल सर्जन लोग भी पीडियाट्रिक मतलब ये सर्जरी का बच्चों का ही केसेस होता करते है। हैं, लेकिन उसके लिए कुछ वर्क एक्सपीरियंस होता है हाँ, कि हाँ हमको इतना दिन इसमें काम किया हुआ है। अनुभव। तो हम लोग पीडियाट्रिक सर्जरी में अपना हाउस सर्जनशिप किए थे, उसके चलते बहुत अच्छे पीडियाट्रिक केसेस को डायग्नोज करते हैं। उसके अलावा छोटा मोटा केसेस जो है ऑपरेट करते हैं, नहीं तो मेजर केसेस जो भी होता है उसको हम लोग पीडियाट्रिक सर्जन को रेफर करते हैं। एक सर गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट, ये क्या हाँ, होता है? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का मतलब हुआ जो पेट के बीमारी को समझते हैं। पेट, लीवर, पेनक्रियाज और आंत वाली बीमारी जो है उसको समझते हैं। अलग एक ब्रांच है उसका, सुपर स्पेशलाइजेशन का, और उससे रिलेटेड उसका इलाज करते हैं। लेकिन उसमें एक तो डीएम और एमसीएच होता है गैस्ट्रो का, जो सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेस है। उसके अलावा बहुत लोग एक्सपीरियंस के आधार पे फेलोशिप लेते हैं। फेलोशिप जो है हाँ, आपके यहाँ? जो हमारा फेलोशिप हाँ, है, जो आप उस फेलोशिप के आधार पे हम लोग गैस्ट्रो का काम करते हैं। 8 साल से मैं गैस्ट्रो का काम कर रहा हूँ। तो ये सारा जो है अपना वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी सर जैसे कोविड आया रिसेंटली, आपको पता है, हाँ जी। और शायद कहीं कभी चल भी रहा है। हाँ, तो कोविड के आने के बाद आम पेशेंट के जीवन पर क्या प्रभाव आपको लगता है पड़ा, थोड़ा बहुत जो आपको नजर आ रहा है? शुरू का जो कोविड था हाँ, वो तो काफी डरावना था। हाँ, फर्स्ट सेकेंड वेव जो था काफी पैनिक लोगों को किया। लेकिन अब जो है कोविड जो है ऐसा बीमारी है जो हमारे सोसाइटी में ही रहेगा जब तक कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाए। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब यही होता है कि आदमी जितने हैं धरती पे, हर आदमी यदि कोविड से एक बार इन्फेक्टेड हो जाएंगे और उसके बॉडी में उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, चाहे वो इन्फेक्शन से होगा चाहे तो वैक्सीनेशन से होगा। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि जब दोबारा कोविड होगा तो थोड़ा सा रिस्क कम होगा। बट ये कोविड एक ऐसा वायरस है जो अपना जीन को हमेशा बदलते रहता है। मान लीजिए हमारे अंदर एक बार कोविड हुआ, जिस वैरायटी का कोविड हुआ उसके अगेंस्ट में तो एंटीबॉडी बना, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपना एंटीजेनिसिटी ही चेंज कर देता है, वो अपना रंग बदल देता है। बहुरंगिया टाइप का चीज है ये, अपना चेहरा ही बदल देता है। तो आप उसको तो नहीं पकड़ पाएंगे ना। जो क्राइम किया था पिछली बार उसके लिए आप तैयार करके रखे हैं फौज, अब दूसरा आ गया तो उसके लिए उतना इफेक्टिवली तैयार नहीं हो पाता है, बट थोड़ा सा तो प्रोटेक्ट करता है। तो उसके चलते ही इस कोविड की वजह से सरकार और सब लोग परेशान है, पूरा हेल्थ सिस्टम परेशान है कि कहीं ना कहीं इसको जल्दी से जल्दी मतलब लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि यदि सिम्टम बहुत ज़्यादा है तो अर्ली ट्रीटमेंट लें और थोड़ा सा आइसोलेशन में रह के चीज़ों को ठीक करें। तो ऐसा क्या लग रहा है कि कोई प्रभाव पड़ा है लोगों पे? कुछ दिखने को मिल रहा है अवेयरनेस लोगों का? आज लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं। पहले सर्दी खांसी होता था, नॉर्मली लोग घूमते फिरते रहता था, बट अब जो है सब लोग सर्दी खांसी होता है तो मास्क लगाते हैं, थोड़ा सा सेपरेट होके रहते हैं 2-4 दिन, गर्म पानी पीते हैं, चेकअप करवाते हैं। पहले अब ये तो सब लोग करने लगे हैं। तो अभी सर हेल्थ इशू दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है अलग अलग तरीके से। अभी तो काफी इधर रिसेंटली चिकन पॉक्स का काफी आउटब्रेक हुआ है, हर तरफ चिकन पॉक्स वायरल फीवर के लेके आया है, काफी केसेस देखे हैं हम लोग। मेरा ये कहना है कि जैसे हेल्थ इशू बढ़ता जा रहा है बहुत तेज गति से, तो इनका क्या रीजन है सर? कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप बताना चाहे कि क्या लोग लापरवाही कर रहा है या माहौल ऐसा हो गया है, क्या वो आप इतने पेशेंट देखते हैं, आपको आइडिया होगा कि क्या वजह से? हाँ, ये चीज जो आप बोले उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि चीजें जिस तरह से बदल रही है, जिस तरह से क्रांति हुआ है, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक पे, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पे, चाहे तो खान पान, गाड़ी घोड़ा हो गया, मतलब कम्युनिकेशन पे, बिल्कुल, और खान पान पे 100% जो बदलाव हुआ है वो हमारे जगह के लिए काफी नया है। हाँ, नया है, राइट, ठीक है। तो ये नया बदलाव जो है उस चीज को लोग केवल बेनिफिट्स ले रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं उसका, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके बदले में हमको क्या देना पड़ेगा, उसका नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं दे रहे हैं। यही चीज जो वेस्टर्न कंट्री में पहले आया, जब वहां पे गाड़ी घोड़ा हर चीज का व्यवस्था हुआ, मोबाइल पहले आया, सब कुछ आया, तो वहां लोगों में इस तरह का बीमारी होना बढ़ना शुरू हुआ। वहां भी ऐसा हुआ। लेकिन वो लोग क्या किए, उन लोग अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किए कि भाई हम गाड़ी से घूम तो जरूर रहे हैं, हम ऑफिस गाड़ी से जा रहे हैं,
लेकिन यदि हम 9 बजे रात फ्री होते हैं तो 9 बजे रात हम जिम करके घर जाते हैं। ओके। लेकिन हमारे यहाँ केवल बेनिफिट्स ले रहे हैं उसका, और उसका जो साइड इफेक्ट है उसके लिए कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपके घर पे एगो बच्चा होता था तो आप क्या करते थे, 20 आदमी के यहाँ जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल। साइकिल से जाते थे, सबके घर में जाके निमंत्रण देते थे। बट आज के डेट में किसी के यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और सबको इनवाइट करते हैं। एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो भाई जो आदमी 10 मिनट में काम हो गया, 10 कदम भी नहीं चला, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है इंसान को काफी नुकसान पहुंचाता है। मतलब लोग बेनिफिट पे ध्यान देते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स यही है कि यदि आप इस डेवलपमेंट का फायदा ले रहे हैं, हाँ। तो उसके बदले में आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का ज़रूरत है। लोगों को ये चीज़ के लिए मोटिवेट करना है कि हम लोग एक्सरसाइज प्रॉपर करें, हम लोग फॉरेस्ट लगाएं, पेड़ पौधा लगाएं, और इन्वायरमेंट जो गर्म हो रहा है उससे बचें। जहाँ भी खाली जगह मिलता है, मान लीजिए जगह ज़मीन कम है किसी के पास, छत पे प्लांटेशन करें, कहीं खाली जगह है वहाँ पे प्लांट लगाएं, थोड़ा सा कम से कम तो कुछ हवा अच्छा रहेगा। और कुछ मतलब यदि गाड़ी घोड़ा का यूज कर रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें। मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो कम से कम रात में आप सोते समय मोबाइल को साइड करके सोएं, नहीं तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं बहुत नुकसान करेगा। ये लाइफ स्टाइल को बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसी के चलते बहुत सारे नए नए वैरायटीज के बीमारी पैदा हो रहे हैं। सर ये तो ठीक है कि लाइफ स्टाइल एक अलग चीज़ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सर ये सब चीज़ें तो उतना नहीं है जो चीज़ें आप शायद बताना चाह रहे हैं। तो गांव के लोगों के पास भी बीमारियां काफ़ी अलग अलग तरह की हो रही है। अब तो ये ट्रीटमेंट गांव का मतलब समझ रहा लीजिए कि इतना डायबिटीज, हाइपरटेंशन सर गांव में तो पहले होता नहीं था। लोग कहते थे कि अरे इसके यहाँ ये वो डायबिटीज का मरीज है, शुगर का मरीज हो गया, और अब विद इन सेकंड मर जा रहा है। सुनने को मिलता था, बट अभी तो हर गाँव में भी 100-200 डायबिटीज के मरीज। तो उनका रीजन हम जानना चाह रहे हैं। तो सब लोग ओवरऑल तो गांव में भी लोग मतलब काम कम करना शुरू किए हैं, खाना जो खा रहे हैं उसमें काफ़ी मिलावट है, सब लोग कुछ ना कुछ तो यूज कर ही रहा है बाहर का, और इस तरह का टेक्नोलॉजी का सब कोई यूज कर रहा है। तो जैसे गांव के लोगों के पास सर चलिए हो रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रोटेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली तो कंडीशन बेकार है, फाइनेंशियली स्टेबल तो है नहीं। वही होता है ना, जैसे किसी को शुगर हो गया, हाँ, तो सही से दवाई नहीं ले पा रहा है, और उसके लिए वर्कआउट भी नहीं करेगा, उसको अवेयर नहीं है कि इसको ठीक करने के लिए हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, हमको डाइट में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो शुरू से वो भी नहीं करता है। जब बीमारी हो जाता है तो फाइनेंशियली है नहीं कि वो कंटिन्यू दवा ले, तो मरने के लिए छोड़ देता है, वही हालात में पहुंच जाते हैं। तो मेरा ये जानना है कि ऐसी कंडीशन में अगर कोई इंसान के पास ना पैसा है ना अवेयरनेस है, तो खुद को इन बड़ी बड़ी बीमारियों से कैसे प्रोटेक्ट करे? कुछ ऐसी चीज जो आप बताएं जो ये डेली लाइफ में करते हैं। ये जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, कुछ ही एक आध कैंसर वैंसर को हम छोड़ रहे हैं जो कि काउज जिसका पता नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी, मैंने वही बीपी वाला हाइपरटेंशन, चाहे तो मतलब सांस की बीमारी, सांस को लेकर मोटापे की बीमारी, ये सारे के सारे के लिए केवल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ही अच्छा है। मतलब शुरू से आदमी रहने सीखे, जीने सीखे, कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। बीमारी होने से पहले ये सब चीज को हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, और वेलनेस सेंटर जो डेवलप करना चाह रही है सरकार, करना चाह रही है, तो लोगों को ये एजुकेट करना चाह रही है कि आप बीमारी होने से पहले मेहनत कीजिए ना भाई। बड़ी बीमारी हो जाएगी तो इलाज ले नहीं पाएंगे, उतना आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं, मेन बात है। तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे जोर दें, और हमारी गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए लोगों को एजुकेट करें, हम लोग उसको पढ़ाई में ये सब चीज़ शामिल करें कि आदमी को हेल्दी कैसे रहना चाहिए, कैसे कम खाना चाहिए, मोटापे से कैसे बचना चाहिए, ये चीज़ शुरू से करना चाहिए। ये नहीं कि भाई मोटा हो गया आदमी 2 क्विंटल का, उसके बाद जाएगा वो लाइपोसक्शन कराने के लिए, तो आम आदमी के बस का चीज़ तो है नहीं कि उतना कॉस्टली ट्रीटमेंट को ले पाएगा, अफोर्ड कर पाएगा। अभी तो झारखंड में सर, स्पेशली झारखंड में आप 11 साल से आपने कहा कि ट्रीटमेंट के क्षेत्र में है जी, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज्यादा आपको नजर आ रहा है? अभी तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रहा है पूरा समाज में, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एकदम जहर की तरह जो फैला हुआ है, वो शुगर और हाइपरटेंशन है। शुगर और हाइपरटेंशन, उसके बाद कुछ किडनी के मरीज बनते जा रहे हैं, यही सब की वजह से किडनी का मरीज बन रहा है। अनकंट्रोल डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से किडनी का केसेस काफ़ी बढ़ा, मतलब किडनी फेल्योर का केसेस काफ़ी बढ़ा है।
तो आप थोड़ा ये क्लियर बताइए सर कि शुगर कैसे होता है, चूंकि लोगों को क्यों हो जाता है, गांव के लोगों को सर बिना मतलब का हो जाता है, जो समझ नहीं आ रहा है कैसे। एक्चुअली में क्या है, पेनक्रियाज एक ग्रंथि होता है हम लोगों का, हाँ जो इंसुलिन का निर्माण करता है। हाँ ठीक, उसके अंदर भी एक छोटा सा हिस्सा होता है। बिल्कुल। यदि इंसुलिन सही से नहीं बने तो लोगों को डायबिटीज होता है। तो इंसुलिन सही से कब नहीं बनने लगता है, जब पेनक्रियाज का डैमेज होता है। चाहे वो अल्कोहल हो, जो गांव देहात में बहुत कॉमन है, घर घर में अल्कोहल मिलता है, लोग पीते रहते हैं, उसके बाद पेनक्रियाज खत्म हो गया, ठीक है, शुगर और लोग को पता नहीं है, सब डायबिटिक का मरीज में कन्वर्ट हो जाएगा वो सब। ओ भाई, और उसमें से जो भी अल्कोहल है वो भी कितना स्टैंडर्ड है, कितना क्या है, नहीं है, किसी को केमिकल्स है। तो ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं चलता। जब शुगर पता चलता है, रैंडमली कभी जांच कराने आ गए और शुगर बढ़ा हुआ 300-400 आ गया, तो कहेगा हमको तो कुछ बीमारी नहीं था, एकाएक शुगर कैसे हो गया। और इनको पता नहीं कि कई सालों से अभी मैं जस्ट थोड़ा देर पहले एक छोटा सा ऑपरेशन किया, वो आई हमारे पास, तो एक छोटा सा वाट लेके हम उसका रूटीन चेकअप कराए तो 300 शुगर आया। बोले कि आपको तो डायबिटीज है। तो बोला कि हमको तो कभी कुछ था ही नहीं सर। तो बोले कि हम पहले भी चेक कराए थे, कुछ नहीं था। हम बोले कि ऐसा तो नहीं है, अब है तो है भाई। तो वही है कि लोगों को पता ही नहीं चलता ना कि दूसरा चीज़ पेनक्रियाज की बात मैं कर रहा हूँ, हाँ। वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है बॉडी का, और मतलब 1 लाख कारण हो सकते हैं उसके डैमेज होने का। अब किस आदमी को किसके वजह से हो रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिन खाने में, मिलावट में, कहीं ना कहीं आपका मतलब बॉडी में कुछ ऐसा केमिकल बन रहा है जो उसको डैमेज कर रहा है। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर चेकअप, बॉडी चेकअप भी एक बहुत सोशल फैक्टर हो गया है। लोग क्या है कि यहाँ पे ना एक छोटी सी गाड़ी 20-22 हज़ार का खरीदेगा तो उसको 2 बार महीने में चेक करवाएगा, सर्विसिंग करवाएगा, बट अपनी शरीर का जांच कोई नहीं करवाता। यहाँ के लोग अपने से कोई आदमी हॉस्पिटल जाके हेल्थ चेकअप करवाएं, ऐसा कोई प्लान नहीं होता यहाँ पे लोगों को कि भाई 2-2.5 हज़ार खर्च हो जाएगा, कौन जाएगा हेल्थ चेकअप के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अभी के समय में कि आप कम से कम 30 के बाद एक बार तो जरूर चेक कराएं पूरा बॉडी का, और हर एक 5-5 साल पे चेक कराते रहें। और सर हेडेक का क्या रीजन होता है? हेडेक का वही बीपी बढ़ेगा तो हेडेक होगा। वो कैसे? आँख का पावर खराब होगा तब हेडेक होगा। बीपी का बढ़ने का रीजन क्या होता है? तो बीपी का वही तो डाइट में, एक्सरसाइज तो बताया कि मैं कि जितना भी सब बड़ा बीमारी हो रहा है वो केवल खाने से, एक्सरसाइज में कमी, प्रॉपर नींद नहीं लेने से, और मतलब जो मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं उसके वजह से हो रहा है, केमिकल्स। तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दें और थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा प्रमोट करें। चलिए, अब थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, आप अपनी खुद की हेल्थ की रख रखाव के लिए क्या करते हैं सर? मैं मतलब ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम भी काफ़ी लापरवाह आदमी थे लेकिन अभी हम एक चीज़ हमेशा कोशिश करते हैं, वीक में मिनिमम 7 आवर हम वर्कआउट करते हैं। 7 आवर? हाँ, मतलब सप्ताह में 7 घंटा तो जरूर ही करते हैं। हाँ, कभी कभार मैं बिजी रहता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, तो उसको दूसरे दिन में मेकअप करता हूँ, मगर करते हैं। मतलब 7 से 10 घंटे का मेरा वर्कआउट वीकली तो होता ही है। मतलब सुबह जिस दिन हम फ्री रहते हैं 2-2.5 घंटा वर्कआउट करता हूँ, और उसमें से मेरा स्विमिंग है, रनिंग है, जो जॉगिंग है, ये सारा मेरा फेवरेट चीज़ है। तो मैं स्विमिंग भी करता हूँ डेली 45 मिनट का। मतलब जब रांची रहता हूँ, बाहर फील्ड वूल्ड में है तो कहीं पे तो उस समय नहीं हो पाता, लेकिन ये मेरा रूटीन वर्क है। मतलब मैंने 2-2.5 घंटा, जिस दिन फ्री रहे उस दिन 2-2.5 घंटा, और जिस दिन ज़्यादा काम रहा उस दिन थोड़ा मोड़ा कम होता है, बट ये रेगुलर एक्टिविटीज है। डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, बहुत हिसाब से। मतलब ये नहीं कि जो मिल जाए खा लें, वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आदमी कितना कमाए खाएगा तो वही 2 रोटी, मतलब वो वाला फंडा। और बहुत ज़्यादा कुछ खाने का शौक़ नहीं है, किसी भी तरह का नशा नहीं करता हूँ, ना अल्कोहल लेता हूँ, ना किसी तरह का टोबैको गुटखा कुछ भी मैं लेता नहीं कभी। तो मतलब कैसे खुद को इतना प्रोटेक्ट किए हैं इन चीजों से सर? काफी लोगों को इजी टू एक्सेस है, आपके और काफी दोस्त होंगे जो आपको ये करते हैं। हाँ, बोलते हैं, बट ठीक है, नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं,
चलेगा, इस तरह से लोग टाल देते हैं। अच्छा, ना लेने का कोई रीजन? ना लेने का रीजन यही है कि हम, ऐसा नहीं कि मैं लिया नहीं, हाँ, मैं हर चीज ट्राई किया, बट हमको मजा नहीं आया मतलब किसी चीज से। तो हमको लगा कि हम अपने काम और मतलब ये जो नशा है हमको काम करने का और काम सीखने का, दो चीज में हमेशा कोशिश करते रहता हूँ। हम मैक्सिमम समय आउट ऑफ मतलब स्टेशन होता हूँ, महीने 2 महीने में हम कहीं कुछ काम सीखने जाता हूँ। तो मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमको काम सीखना है और काम नया नया करना है, तो इसमें हम व्यस्त रहता हूँ सबसे ज़्यादा। तो हमको कभी सब चीज़ का फिक्र नहीं हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर सर, रहे हैं। और आजकल जैसे आप जिस लेवल पे हैं, जो भी आपकी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे सर, काफी युवा हैं जो ऐसे लाइफ जीना चाहते हैं, एकदम राइट है सर, लेकिन यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप ये चीज बढ़िया जानते हैं। ये चीज, पीछे क्या रीजन चल रहा है सर? कुछ आप ये बताएं। चीज क्या है कि लोग केवल सोचते हैं हाँ, और सोचते भी हैं, और दूसरा चीज है कि ज्यादा सा टाइम वो अपना किसी को देखने में वक्त गुजार रहा है। आपने जो चीज सोचा उसके लिए यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा पॉसिबल। आप किसी के कहने से हम ही किसी को कुछ कह दिए कि तुम ये कर लोगे, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता है ना। तो लोग क्या है कि वीडियो देखेंगे, मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे केवल, और उसके लिए देखेंगे अभी और दूसरे दिन भूल जाएंगे कि हमको क्या करना, फिर वही संगत वही जगह पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में तो सपना नहीं पूरा हो सकता ना। सपना के लिए मतलब आदमी को ना नींद चैन सब खोना पड़ता है एक समय के लिए। उसके बाद फिर जब सपना मिलता है तभी तो लोग किसी को कह पाते हैं कि देखो हम ये सब किए थे तब आज हम यहाँ पे हैं। और हकीकत यही है कि लोग केवल सोचते हैं, करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ये बात तो हो नहीं सकता है। करना चाहे तो हो सकता है। करना चाहेंगे तो जरूर होगा ना, किसी नहीं होगा। और सर, जब हम इतनी परिस्थिति में सब कुछ किए तो भाई इतना तो सबके साथ बुरा नहीं होता है ना कि भाई आप मैट्रिक करने गए, आपके घर में कुछ हो गया, आप इंटर करने गए, आपके पिताजी गुजर गया, तब भी आप डॉक्टर हैं, यूजी किए, पीजी किए, कॉलेज में रहे, और आज भी कहीं ना कहीं अच्छे चीज़ों को लोगों को दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बांट रहे हैं। आज भी मैं हमेशा सिखाने में ही अपना वक्त गुजारता हूँ और सीखने में ही अपना वक्त, हमेशा किसी न किसी को स्किल कर रहा हूँ। यहाँ भी जब हम आए तो कम से कम नहीं तो 20-22 स्टाफ को अलग अलग डिपार्टमेंट में स्किल किए, ताकि वो लोग कहीं पे बेहतर जॉब हासिल कर सकें, डिग्री ले सकें। तो इस तरह से हमारा ये काम कंटिन्यू रहा। सर, आप एज ए यूथ है सर, और काफ़ी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं कहने का मतलब, और हम लोग एज ए यूथ, तो आज युवा कहीं ना कहीं भटक जा रहा है सर। ये चीज़ें सोशल मीडिया है, या ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, या तो आप कह सकते हैं लव, ये सब चीज़ें सर। नहीं देखिए, लव अब तो टाइम वेस्ट करने का चीज़ है नहीं। एक अच्छी दोस्ती है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वेस्ट करने वाले लोगों से बचना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि कौन दोस्त मेरे सपोर्ट के लिए काम कर रहा है, कौन दोस्त मेरे टाइम को बर्बाद कर रहा है। यदि इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे तो दूसरा आदमी तो समझा ही नहीं पाएगा ना। दूसरा आदमी आपके दोस्त के बारे में बोलेगा तो आप ही को बुरा लग जाएगा।